है और आज की तारीख का संबंध है एक हवाई दुर्घटना से। तारीख थी उसकी 7 सितंबर 2009। सोमवार का दिन था। वीकेंड पर छुट्टी मनाने के बाद लोग सुबह सुबह ऑफिस जाते हुए अखबार के पन्ने पलट रहे थे। अखबार में दुनिया भर की खबरें तो थी ही, साथ ही एक हेडलाइन थी जो सारे न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज पर चस्पा थी। पिछले 5 दिनों में आंध्र प्रदेश में 300 से ज़्यादा लोगों की हार्ट अटैक से मृत्यु की खबर थी। नीचे बताया हुआ था कि हार्ट अटैक के अलावा 50 से ज़्यादा लोगों ने आत्महत्या का प्रयास किया था। अकेले वारंगल जिले में 46 लोग हार्ट अटैक से मरे थे और 12 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। यूँ तो भारत में हर साल हज़ारों लोगों की मौत दिल का दौरा पड़ने से होती है, लेकिन एक हफ्ते के अंतराल में एक ही राज्य में इतने लोगों की मौत एक चौंकाने वाली खबर थी। ऊपर से आत्महत्या की खबर तो और भी हैरान करने वाली थी। लेकिन उस दिन इस खबर को पढ़कर किसी को कोई अचंभा नहीं हुआ था, जैसे सब पहले से जानते हों कि ऐसा क्यों हो रहा था। लेकिन जैसे दुनिया में सबकी ज़िंदगी की कीमत बराबर नहीं, मौत भी तराजू पर बराबर नहीं तुलती है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। लोगों की आंखें नम थी, उन्हें हार्ट अटैक से मरने वालों का दुख था, लेकिन इससे बड़ा सदमा एक दूसरी मृत्यु का था। सदमा जो अपने साथ साथ कई और लोगों को हार्ट अटैक दे गया। लोगों को जिसकी मौत का गम सता रहा था वो कोई आम व्यक्ति नहीं था। कौन था ये व्यक्ति? ये जानने के लिए इसके ठीक 5 दिन पहले की घटना पर चलना होगा। वो 2 सितंबर का दिन था। शाम आते आते हैदराबाद के मंदिरों और मस्जिदों और गिरजों में भीड़ इकट्ठा हो गई। कहते हैं दुनिया में मृत्यु से ज़्यादा कोई चीज़ आपको आस्तिक नहीं बनाती। पूजा स्थल में इकट्ठा हुए लोगों को भी यही डर अपने इष्ट के पास ले आया था। लोगों की आंखों में आंसू थे और हाथ श्रद्धा से जुड़े हुए ईश्वर की प्रार्थना में लीन थे। उस दिन शाम को पूरे हैदराबाद की सड़कों पर नारे लग रहे थे, राजशेखर रेड्डी जिंदाबाद। जिंदाबाद का नारा अमूमन समर्थन जताने के लिए लगाया जाता है आज, लेकिन ये एक पुकार थी राजशेखर रेड्डी की सलामती की। डॉक्टर येदुगुरी सादिंती राजशेखर रेड्डी वाईएसआर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो अपने 30 साल के राजनीतिक करियर में कभी चुनाव नहीं हारे, 4 बार विधायक रहे, 4 बार ही लोकसभा सांसद भी रहे। 2004 में पहली बार आंध्र के मुख्यमंत्री बने और 2009 में दोबारा चुनाव जीतकर सत्ता पर काबिज भी हुए। 2009 के सितंबर महीने तक रेड्डी को दूसरा कार्यकाल संभाले हुए 4 ही महीने हुए थे, लेकिन शुरुआती महीनों में ही वो 100 से ज़्यादा गांवों का दौरा कर चुके थे ताकि विकास कार्यों की समीक्षा कर सकें। इसी कड़ी में 2 सितंबर 2009 को उनका एक प्रोग्राम तय था। उन्हें चित्तूर जिले के गांवों के दौरे पर जाना था। 3 दिन पहले आंध्र प्रदेश के एविएशन विभाग से इस यात्रा के लिए एक हेलीकॉप्टर को तैयार रखने को कहा गया। 31 तारीख को मेंटेनेंस स्टाफ ने एक बेल 430 हेलीकॉप्टर को इस यात्रा के लिए तैयार किया। 2 सितंबर को सुबह 6:15 पर पायलट एस.के. भाटिया और को पायलट एम.एस. रेड्डी का प्री फ्लाइट मेडिकल चेकअप हुआ। दोनों पायलट्स ने एक 10 मिनट की टेस्ट फ्लाइट भी ली। मुख्यमंत्री की यात्रा के लिए सुरक्षा के सभी इंतजाम सुनिश्चित किए गए। इसके बाद 6:30 बजे बेगमपेट हवाई अड्डे के वीवीआईपी पॉइंट पर चॉपर को उड़ाने के लिए पोजीशन कर दिया गया। अंत में बॉम्ब डिटेक्शन यूनिट ने भी हेलीकॉप्टर का फाइनल चेकअप किया और यात्रा के लिए हरी झंडी दी। उड़ान का समय तय किया गया था 7:30 बजे, लेकिन उस दिन मौसम था खराब, इसीलिए उड़ान में देरी हुई। दोनों पायलट्स ने मौसम विभाग से एक और ब्रीफिंग ली और आखिरकार सुबह 8:38 पर हेलीकॉप्टर 3 यात्रियों को लेकर उड़ चला। चॉपर में मुख्यमंत्री वाईएसआर रेड्डी के अलावा विशेष सचिव पी सुब्रमण्यम और मुख्य सुरक्षा अधिकारी एएससी वेस्ली भी शामिल थे। उड़ान के कुछ ही देर बाद मौसम और ज़्यादा खराब हुआ। 9:12 पर चेन्नई रीजनल एचएफ रेडियो ने हेलीकॉप्टर से संपर्क किया। पायलट ने बताया कि आसमान में घने बादल हैं और चॉपर 5500 फीट की ऊंचाई पर है। चेन्नई एचएफ रेडियो ने पायलट से कहा कि वो 9:30 बजे दोबारा उनसे कांटेक्ट करे, लेकिन इसके तुरंत बाद चॉपर रडार से गायब हो गया। बहुत कोशिशों के बाद जब चॉपर से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया तो एचएफ कमांड को किसी अनहोनी का अंदेशा हुआ। तुरंत केंद्र को सूचना दी गई और दिन होते होते तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। ये भारत के सबसे बड़े तलाशी अभियानों में से एक था उस वक्त। सबसे पहले तलाशी के लिए 4 हेलीकॉप्टर्स भेजे गए और साथ में 80 पैराट्रूपर्स की एक टीम भी सर्च ऑपरेशन के लिए लगा दी गई। देर रात तक चले ऑपरेशन के बावजूद पहले दिन सर्च टीम को हेलीकॉप्टर का कोई सुराग नहीं मिला। तलाशी अभियान असफल रहा। इसके बाद अगले दिन 3 सितंबर को सुखोई 30 MKIs भी सर्च मिशन में शामिल किए गए। ये विमान थर्मल इमेजिंग प्रणाली से लैस थे। इसके साथ ही दुर्घटना क्षेत्र की मैपिंग के लिए इसरो के उपग्रहों को भी फोकस किया गया। साथ ही सीआरपीएफ के 5000 जवानों को जंगल का चप्पा चप्पा छानने के लिए लगाया गया। हेलीकॉप्टर नल्ला मल्ला के जंगलों में लापता हुआ था, जो कि नक्सल प्रभावित इलाका था।
सुरक्षा बलों को इस बात की चिंता थी कि दुर्घटना में कहीं नक्सलियों का हाथ न हो, इसीलिए नक्सल रोधी बल ग्रे हाउंड्स को भी इस अभियान में शामिल किया गया। काफी खोजबीन के बाद 3 सितंबर की सुबह 8:30 पर वायुसेना के Mi-8 हेलीकॉप्टर ने दुर्घटनाग्रस्त चॉपर का पता लगाया। कर्नूल से 70 किलोमीटर दूर रुद्रकोंडा की पहाड़ी पर चॉपर का मलबा था। पेड़ से टकराकर चॉपर जमीन पर क्रैश हुआ था और उसमें आग लगी थी। दिन में 12:30 बजे प्रधानमंत्री कार्यालय ने हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने और इसमें सवार रेड्डी सहित सभी 5 लोगों की मृत्यु हो जाने की पुष्टि की। तलाशी टीम ने चॉपर में लगे कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR को रिकवर किया और उसे जांच के लिए बैंगलोर लाया गया। दुर्घटना के कारण CVR में चूंकि खराबी आ गई थी, इसीलिए पहले बेल कंपनी के इंजीनियर्स को बुलाया गया, लेकिन उनसे भी जब वो ठीक नहीं हुआ तो उसे अमेरिका में बेल कंपनी के हेडक्वार्टर्स में भेजना पड़ा। CVR से जो डिटेल्स और जानकारी मिली वो इस प्रकार थी। चेन्नई HF रेडियो से कांटेक्ट होने के बाद सुबह 9:20 पर चॉपर ने कृष्णा नदी को पार किया। तब तक टेक ऑफ किए 42 मिनट हो चुके थे। इसके चंद सेकंड बाद ही पायलट को ऑयल ट्रांसमिशन में कुछ दिक्कतें नजर आने लगी। दोनों ने फ्लाइट मैनुअल और इमरजेंसी चेकलिस्ट में देखा कि इन हालात में क्या करना चाहिए। यहीं पर दोनों से एक बड़ी गलती हो गई। मौसम खराब था और फ्लाइट प्लान के अनुसार उन्हें VFR मोड में फ्लाई करना था। VFR यानी विजुअल फ्लाइट रूल्स, जो खराब मौसम में उड़ान भरने के दौरान फॉलो किए जाते हैं। इस दौरान डेक पर, फ्लाइट डेक मतलब हेलीकॉप्टर के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके बजाय पायलट को अपने विजन का, अपनी नज़र का इस्तेमाल करके उड़ान तय करनी होती है। उसकी दशा और दिशा जो आप सामने देख पा रहे हैं उसके हिसाब से अपनी पाथ चुनिए। जबकि दोनों पायलट्स उस समय IFR यानी इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल फॉलो कर रहे थे। फ्लाइट डेक पर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद होते हैं। IFR मोड में निर्णय लेते वक्त अपने विजन के बजाय इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स की रीडिंग को प्राथमिकता दी जाती है। फ्लाइट मैनुअल चेक करने के दौरान दोनों ने 6 मिनट का समय लगा दिया। ये 6 मिनट अंत में बहुत भारी पड़े। तब तक समय हो चुका था 9:26 और चॉपर एक तूफान में फंस गया था। अगर सही समय पर दोनों ने ध्यान दिया होता तो वो इससे बच सकते थे। CVR की रिकॉर्डिंग से पता चला कि दोनों पायलट्स ने एक बार भी तूफान, डाइवर्शन या वापस लौटने का जिक्र नहीं किया। जाहिर था कि जब तक उन्हें तूफान का पता चला बहुत देर हो गई थी। CVR के हिसाब से 9:27 और 24 पर को पायलट रेड्डी कहते हैं कि चॉपर नीचे जा रहा है। 10,000 फीट प्रति मिनट की गति से गिरते हुए चॉपर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। टॉक ड्रॉप होने लगा और रोटर और पावर टरबाइन अनियंत्रित रूप से घूम रहे थे। इसके ठीक 18 सेकंड बाद 9:27 और 42 पर चॉपर जमीन से टकराया और उसमें एक विस्फोट हो गया। रेड्डी के बेटे और परिवार ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना को एक साजिश बताया। YSR के पिता YS राजा रेड्डी की 1998 में एक बम विस्फोट में हत्या कर दी गई थी। इसी परिवार में और हत्याएं भी हुई हैं। अभी से कुछ ही समय पहले यानी 2019 में, तारीख के हिसाब से समय साल 2019 में YSR के भाई विवेकानंद रेड्डी की भी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद YSR के बेटे जगन मोहन रेड्डी ने विपक्षी पार्टी पर आरोप लगाया था कि उनके पिता, चाचा और दादा तीनों की मौत में TDP का हाथ है। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर क्रैश से 2 दिन पहले विधानसभा में TDP अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने YSR से कहा था कि वो कभी लौटकर नहीं आ पाएंगे। 2010 में सरकार ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना की जांच के लिए एक विशेष कमेटी बनाई, जिसने अपनी रिपोर्ट में किसी भी साजिश की संभावना से इनकार किया और खराब मौसम और पायलट की लापरवाही को दुर्घटना का कारण बता दिया। आज के लिए बस इतना ही। तारीख की एक और किस्त लेकर के हम आपके सामने मौजूद रहेंगे।